मेरी विनम्र प्रार्थना, बैठ जाए। बैठ जाइए। भारत माता की। बैठ जाइए। हिमांशु बैठ जाओ। बादशाह भाई बैठ जाओ। पार्षद जी बैठ जाओ। बैकग्राउंड वाइड हो रहा पूरा यार। घनश्याम बैठ जाओ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर सराजी, जूली जी, महेंद्र जी प्लीज। मंचस्थ कांग्रेस पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष और जिन्होंने मुझे इस परिवार में शामिल किया, परम सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान की जनता की आवाज को ताकत देने वाले विरोधी दल के नेता आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब, मैं दोनों नेताओं का कोटा की धरती पर आत्मिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, आप सब जानते हो कोटा में आज संविधान बचाओ रैली है। खबर ये भी लगाना, गाड़ियां भी उठाएंगे, पुलिस वाले अंदर आते हैं, सभी गाड़ियां उठाएंगे, देखेंगे। कई बार कर दिए होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसके समझ में नहीं आ रहा कि उनकी सरकार के कदमों से संविधान की व्यवस्था के सामने क्या चुनौतियां पैदा हो रही हैं। कभी कभी मूर्खतापूर्ण तरीके से सोशल मीडिया पर टिप्पणियां कर रहे हैं। संविधान तो बचा हुआ, कांग्रेस को अपनी खुद की चिंता है। मैं उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और विचारधारा से जुड़े लोगों से सवाल करता था। मैं संविधान सभा की पहली बैठक जिसकी अध्यक्षता की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, संविधान सभा की बैठक प्रारंभ हुई। सच्चिदानंद सिन्हा का पहला वक्तव्य और पहला वक्तव्य जारी करते समय उन्होंने कहा, सत्ता प्रणालियों की महत्वाकांक्षा में दुनिया के कई देशों में संविधान बने बिगड़े, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र अमेरिका में कुशल शिल्पकारों द्वारा बनाया हुआ 139 साल पुराना संविधान आज भी यथा स्थान खड़ा है। और तब उन्होंने संविधान सभा से कहा, भावनाओं की समझने की चेष्टा की जानी चाहिए। साथियों, ये संविधान सभा में कैसे संविधान का निर्माण करने जा रही,
अमेरिका के संविधान की तरह अमर हो जाना चाहिए। और अगर मानव द्वारा निर्मित कृति अगर ये अमृतत्व को प्राप्त करती, जिसमें वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के रूप में तमाम विनाशकारी ताकतों को पददलित करने की क्षमता पैदा हो जाए, हम उस ऐतिहासिक काम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कल्पना की थी संविधान सभा के निर्माताओं, वर्तमान से लेकर भारत के तमाम भविष्य तक चुनौतियां पेश करने वाली विनाशकारी ताकतें हम जो कानून का मसौदा बनाएंगे उससे पददलित हो जाएगी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैं आज एक कागज हाथ में लेकर आया। ये प्रधानमंत्री की शपथ का कागज है। बहुत लंबा भाषण नहीं कर, प्रधानमंत्री की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा और इस आगे की पंक्ति सुनने की चेष्टा करेंगे। कोई भारतीय जनता पार्टी विचार का व्यक्ति सुन रहा हो, मैं बिना भय या पक्षपात अनुराग देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के साथ अनुसार न्याय करूंगा। बिना भय के सबके साथ न्याय करने की शपथ लेने वाला भारत का प्रधानमंत्री देश में आम चुनाव हो, भाषण करे, सार्वजनिक सभाओं में एक हो तो सेब हो, कटोगे तो कटो। क्या यह संविधान की शपथ का उल्लंघन नहीं? और अगर भारत के प्रधानमंत्री को संविधान की शपथ का उल्लंघन नहीं है तो यह संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। संविधान के प्रस्ताव से शायद भारत के प्रधानमंत्री संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग 147 करोड़ लोग जो संविधान की ताकत, हम भारत के लोग, यह प्रस्तावना जो संविधान की आत्मा है, संविधान की शक्ति है, संविधान का निचोड़ है, मूल है, निष्कर्ष है, उसमें लिखा है के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए। मैं नहीं जा रहा हूं एकता अखंडता। अगर भारत का प्रधानमंत्री ये बयान दे, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेब हो, क्या संविधान की आत्मा जो प्रस्तावना में बंधुत्व का भाव लिखा है, उस मर्यादा को खंजर नहीं मारा जाता? क्या भारत की उस संविधान की आत्मा में लिखे हुए बंधुत्व पर यह हमला नहीं है प्रधानमंत्री का बयान? मुझे आश्चर्य होता है, इस संविधान की सुरक्षा के लिए, संविधान की संरक्षण के लिए भारत की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, भारत का गृह मंत्री, तमाम फोर्सेज जरूरत पड़े तो संविधान की रक्षा के लिए सशक्त पालना कराई जाए, व्यवस्थाएं जरूरत पड़े संविधान की रक्षा के लिए तो गोली चले, लाठी चले, संविधान सुरक्षित रहना चाहिए। और तब भारत का गृह मंत्री, मुझे चिंता है दिल्ली के आम चुनाव में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का मुखिया वो दिल्ली के आम चुनाव में भाषण करे, बटन जोर से या दबाना, करंट साइन भागना आ जाए। जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का मुखिया सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करेगा तो भारत का संविधान किससे न्याय की रक्षा की अपेक्षा करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह भी नजर नहीं आ रहा? और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा था, बहुत जिम्मेदारी के साथ, मोदी जी मुट्ठी बंद करके आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो और भाषण देते हो,
अपनी रोटी खाओ, चैन उड़ाओ, नहीं तो मेरी गोली है। ये आपकी मुट्ठी की ताकत नहीं है, ये उस भारत की ताकत है जिसकी बुनियाद जवाहरलाल नेहरू ने रखी और किन परिस्थितियों में रखी थी, किन परिस्थितियों में रखी थी। सैकड़ों सालों की गुलामी और उपनिवेशवाद के दंश जो भारत को आजादी के बाद झेलने पड़ रहे थे, जब जवाहरलाल नेहरू ने इस भारत को संभाला था, तब भारत का पहला बजट 139 करोड़ रुपए का था और पंचवर्षीय योजना 52 से 51 से 56 3069 करोड़ रुपए की उस भारत को जवाहरलाल नेहरू की नीतियों ने इतना सबल और शक्तिशाली बना दिया कि पहला बजट 139 करोड़ का और आज का प्रधानमंत्री 650 करोड़ के प्लेन में यात्रा करे। ये हैसियत अगर भारत की बनाई है तो नेहरू की नीतियों ने बनाई है, प्रधानमंत्री की। आपको भान नहीं है? हिंदुस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट हुसैन हक्कानी ने लिखा है 1949 में जब मुल्क आजाद हो गया, जवाहरलाल नेहरू अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन के पास गए और ट्रूमैन से जाकर पूछा, ट्रूमैन ने कहा अब युवा भारत है, नई उम्र है, जवानी की ओर बढ़ने वाला है, अमेरिका आपका क्या सहयोग करना चाहता है, जरा अपना एजेंडा बताइए। जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं, आधुनिक खेती करना चाहते हैं, धुएं उगलती रोजगार की आधुनिक कल कारखाने लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत में अमेरिका की मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे संस्थान भारत के अपने खड़े, भारत के अपने। और उसी का परिणाम हुआ, उसी का परिणाम हुआ कि नेहरू की नीतियों के कारण भारत इतना ताकतवर बन गया। पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है, ओबामा से लेकर बिल क्लिंटन तक दो अमेरिका के राष्ट्रपति जब अमेरिका को संबोधित करे तो कहे भारतीयों से सावधान अमेरिका के लोगों, पढ़ो लिखो होशियार बनो, अपनी ताकत बढ़ाओ वरना भारतीय आ रहे तुम्हारी व्यवस्था पर कब्जा कर लेंगे। तब ये बिल क्लिंटन को और ओबामा को सपना नहीं आ रहा था कि कोई 56 इंच की छाती का प्रधानमंत्री आएगा और वो अमेरिका को कब्जा कर लेगा, जिसने अभी अभी शिमला समझौते का सत्यानाश कर दिया। कोई तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी और युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका कर रहा है। वो मोदी की ताकत नहीं, वो नेहरू के द्वारा की गई नीतियों की ताकत है। हमारी आईआईटी का प्रोडक्ट उसने अमेरिका की मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिलियंट बन गया। अमेरिका और दुनिया हमारे ब्रिलियंट की कीमत बन गई, ये ताकत है। और जब लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब उसके अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन के पास 1949 क्या चाहिए, जरा राष्ट्र के लिए कुछ एजेंडा लेकर आए हो, असला चाहिए, बारूद चाहिए, बम चाहिए, सैनिक हथियार चाहिए, दोनों से वादा कर लिया। नेहरू की भारत को आगे बढ़ाने की नीतियों ने भारत को यहां पहुंचा दिया। बम और बंदूक की भाषा ने पाकिस्तान को जर्जर स्थिति में पहुंचा दिया। मैं आज कहना चाहता हूं, जिस सांप्रदायिक विद्वेष के आधार पर लियाकत अली और जिन्होंने भारत के साथ प्रतिस्पर्धा कायम की, उसी विचार के नजदीक आजादी के 75 साल बाद उसी कट्टरपंथी विचार के पास भारत को ले जाने का प्रयास नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये भारत के सुनहरे भविष्य के लिए उचित नहीं है, किसी भी सूरत में भारत के भविष्य के लिए उचित नहीं। मैं भारतीय जनता जी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, संविधान का उल्लंघन कोई संविधान की किताब के पन्ने फाड़ने से नहीं होता। चौधरी चरण सिंह जी ने नारा दिया था, भारत की सत्ता का रास्ता किसानों के खेतों से होकर जाता है। उसी किसान के बेटे गोविंद सिंह डोटासरा हमारे बीच में बैठे। वो भारत का किसान अपनी बुनियादी मांग के लिए 1 साल तक देश की सरकार
चलता रहे। 1000 लोग सड़क पर, भारत का किसान, भारत का भाग्य विधाता, पसीने की बूंदें गिराकर अन्न धन पैदा करके देश को पालने वाला किसान अपनी बुनियादी मांग के लिए सड़क पर बैठा बैठा अपने परिवार के लगभग 1000 लोगों को खो दे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये संविधान का उल्लंघन नजर नहीं आवे। मैं समझता हूं राजनीति में इससे बड़ी जिल्लत और शर्म की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। मणिपुर चलता रहे, बहन बेटियों की इज्जत लुटती रहे, शरेआम कत्लेआम होता रहे और 258 करोड़ रुपया खर्च करके उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री दुनिया का दौरा करता रहे। ये भारतीय जनता पार्टी को जातियां लड़ती रहे, समाजों में विद्वेष पैदा होता रहे। भारत का प्रधानमंत्री नजरे मुकदमे ईडी ने दर्ज की, 185 लोग और जिन लोगों ने जाकर अपराध घटित होने के बाद ईडी की लिस्ट में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, तो जैसे वो वॉशिंग मशीन का हिस्सा बन गए, इधर से डाले उधर निकल गए। ये भारतीय जनता पार्टी को संविधान का वायलेशन नहीं लगता। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, मित्रों, चुनाव आयोग की स्थिति क्या है, प्रशासन की स्थितियां क्या है। अभी सारे लोग कह रहे थे कोटा में नेता प्रतिपक्ष का विषय उठा है, बोर्ड कांग्रेस का महापौर चला गया, भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष का नेता भी पुराना उन्हीं का चल रहा है। क्या ये नियमों की धज्जियां उड़ा देना संविधान का उल्लंघन नहीं? और मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद भारत की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चिल्ला चिल्ला कर कहे 79 लाख वोट अचानक महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों में किस प्रकार से बढ़ गए। भारत की सरकार और चुनाव आयोग जवाब देने के बजाय मुंह पर ताला लगा दे। मैं बहुत जिम्मेदारी से आज इस संविधान बचाओ रैली में कहना चाहता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भाई और बहनों, जब संस्थाएं पक्की हो जाती है तो संविधान केवल शब्दों का संग्रह बनकर बचा रह जाता है। ये भारत की सरकार ने शब्दों का संग्रह भारत के संविधान को बनाकर रख दिया है। ये चुनौती सारे राष्ट्र के सामने है, जिसको कांग्रेस के कार्यकर्ता को मुकाबला करके चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। और इस चुनौती को इस राष्ट्र कांग्रेस के कार्यकर्ता ने स्वीकार नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां सवाल पूछेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार जब गुनाह कर रही थी, संविधान की धज्जियां उड़ा रही थी, तब तुम क्या कर रहे थे? तब छाती तान कर कहे हम गोपाल जी और राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार की कलई खोल रहे थे, संविधान को बचाने के लिए भारत के जनमानस को जगा रहे थे, भारत के जनमानस को जगा रहे थे। और इसलिए मैं अब लंबी बात नहीं करूंगा, कहने को बहुत सारी बातें। आज सारा का सारा भारत आपकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा इस मंच से कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत की संसद के नेता प्रतिपक्ष, जिन्होंने समझा उस मर्म को, जिन्होंने समझा भारत के उत्तर, जिन्होंने समझा भारत की संस्थाओं के पंगुपने को और संविधान कई शब्दों का संग्रह बनकर संविधान निर्मात्री सभा के सच्चिदानंद सिन्हा के उन भाव का खून की हम एक ऐसी व्यवस्था देंगे जो वर्तमान और भविष्य की विनाशकारी चुनौतियों को पत्थरित कर देंगे। ये क्षमता भारत के संविधान से छीनी जा रही है। ये काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार कर रही है और इसीलिए पूरे देश को राहुल गांधी खड़ा कर रहे हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना कांग्रेस का कार्यकर्ता नद की तरह पांव गाड़ कर डट जाए, भारत के संविधान को बचाएंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे। बस इतना ही आह्वान करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना मेरी कार्यकर्ताओं से, जब तक अध्यक्ष जी का भाषण नहीं हो जाए एक भी कार्यकर्ता कुर्सी से नहीं उठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से मैं सीधा ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जोली से अनुरोध करूंगा कि हाँ, और राजस्थान की जनता को आप विधानसभा में ताकत दे रहे हैं, या कार्यकर्ताओं को भी आप अपने शब्दों से ताकत दें। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।
चालू करो यार, लाइट चालू करो तो यार उस तरफ लाइट भी चालू करो। आज इस संविधान सभा में लाइट चालू करवाओ। हमारे बीच में मौजूद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मंच पर मौजूद मेरे से पहले जिन्होंने शानदार अपना उद्बोधन दिया, हमारे सांसद के प्रत्याशी रहे